गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, एक क्वेश्चन मानव जनन से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु जनन का, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के। कई बार पूछा गया है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो बस इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा मतलब जो है ये एक डायग्राम बनाना है हमें शुक्राणु जनन का, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो शुक्राणु जनन क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। यानी कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या टेस्टिस होती हैं, उनके अंदर शुक्राणु का बनना, ठीक है, शुक्राणु जनन कहलाता है। या ये कह सकते हैं यहाँ पर हम स्पर्मेटोगोनियम से, जो कि एक डिप्लॉइड सेल होती है, स्पर्मेटोगोनियम से शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है शुक्राणु जनन का, जिसमें जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो प्यूबर्टी पीरियड होता है, जब बच्चा 12 साल का होता है तो स्टार्ट होती है। और उसी टाइम जो है LH और FSH का कंसंट्रेशन एकदम राइज करता है, ठीक है, और तभी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होती है, कोशिकाएं जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, और डिप्लॉइड होती है। 2N यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इसको ध्यान से देखिएगा। ये डिप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनमें जो स्पर्मेटोगोनियम होती है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब ये होता है कि एक सेल से दो सेल बनती है, दो से चार सेल बनती है, एक से दो बनी, दो से चार सेल बन गए। और इसी स्टेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। यहाँ पर 4 फेजेस में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है इस पूरी प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को, फर्स्ट प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, इसमें एक सेल से चार सेल बन जाती है। अब इन चारों में से एक सेल जो होती है वो डोमिनेंट होती है, और वही आगे चल के ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद में जो है वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और जब ये ग्रो करती है तो इसी फेज को हम बोलते हैं यहाँ पर ग्रोथ फेज, ठीक है। कुछ टाइम लेती है, ग्रो करती है, ग्रोथ को जब ग्रो करती है तो उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, और ये बनाती है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो इसमें क्रोमोसोम का नंबर है वो डिप्लॉइड नंबर है, ठीक है। तो ये अभी भी यहाँ पर डिप्लॉइड है, 2N है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, ये फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होती है। तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगी यहाँ पर, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। जब फर्स्ट होगा तो यहाँ पर दो कोशिकाएं बनेंगी, और यहीं पर इनका नंबर जो है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 2N से N हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर लिख रखा है, ये क्रोमोसोम नंबर है, ये N हो गया, यानी कि ये हैप्लॉइड हो गई। अब ये पहले डिप्लॉइड कोशिका थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये हैप्लॉइड हो गई, यानी क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। इसके बाद में फिर ये मियोसिस सेकंड होती है इसमें, तो फिर मियोसिस सेकंड से फिर दो दो कोशिकाएं बनती हैं। तो ये इस तरीके से पूरी 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और 4 कोशिकाएं बनने के बाद में, लेकिन उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा ही रहेगा, ठीक है। और ये अब बनते हैं यहाँ पर स्पर्मेटिड्स, ठीक। अब स्पर्मेटिड्स से फिर आगे चलकर जो है ये जो फेज थी यहाँ पर, जब स्पर्मेटिड्स बन गए, ये कहलाती है मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो मैच्योरेशन फेज पूरी कंप्लीट होती है यहाँ पर, और स्पर्मेटिड्स बनते हैं। फिर स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्म बनते हैं तो उस प्रोसेस को, उस फेज को बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन फेज। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फेज होती है यहाँ पर डिफरेंशिएशन फेज। लेकिन एक प्रोसेस होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मियोजेनेसिस है कि जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और एक प्रोसेस और होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन क्या होता है कि जब स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। लेकिन जब स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटिड्स से, यानी कि स्पर्मेटिड जब स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस पूरी प्रोसेस को 4 फेजेस में बांटा था हमने। आप चारों हेडिंग डालकर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चन को एक डायग्राम बनाएंगे एकदम, ठीक है। और यहाँ पर ये इस फेजेस को कंप्लीट करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, और सभी स्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम नंबर N होता है, यानी कि जो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 46 है, तो यहाँ पर स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 23, यानी कि गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर 23 हो जाएगी, ठीक है। इसमें 46 होती है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अंडजनन प्रक्रिया क्या है, यानी कि oogenesis प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडजनन किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। अंडजनन मतलब oogenesis। अंडजनन क्या है, अंडे का बनना। तो अंडाशय में अंडे का बनना अंडजनन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है वो जन्म से पहले ही
भ्रूण अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जब स्टार्ट होती है तो ओवरी में जो फीमेल चाइल्ड होता है उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ जो फॉलिकल्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना वहां पर उन सभी फॉलिकल्स में ये oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो वो जब oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही होती है सभी में, सभी फॉलिकल्स में, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जा रहे होते हैं वो। वहां पर क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस में ये होता है कि एक सेल 2 में डिवाइड होती है, फिर 2 से 4 में डिवाइड होती है, फिर वो ग्रोथ फेज में जाती है, ठीक है। और ग्रोथ फेज में बनता है प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte बनना होता है तो उसी दौरान क्या होता है कि उस प्राइमरी oocyte के ऊपर जो है यहाँ पर क्या बनती है, कुछ लेयर्स बनती है ग्रेन्युलोसा की। तो ग्रेन्युलोसा की जब लेयर बनती है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, और इसी के अंदर होता है हमारा प्राइमरी oocyte। इसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। अब सेकेंडरी, अब देखिए प्राइमरी oocyte बन गया यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। तो अब जो प्रक्रिया चल रही है, तो जब वो प्रक्रिया म्योसिस में जारी होती है, म्योसिस फर्स्ट हो रहा होता है, तो जब म्योसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट में जब डिप्लोटिन अवस्था आती है, उसी डिप्लोटिन अवस्था में ये जितनी भी प्रक्रिया थी, जो भी अंडजनन हो रहा था, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है एकदम, ठीक है। और फिर जो फीमेल चाइल्ड है वो बर्थ करता है, ठीक है। फीमेल चाइल्ड ने यहाँ पर बर्थ किया। अब बर्थ से फिर जब वो बाल्यावस्था में यानी चाइल्डहुड स्टेज में जा रहा होता है, उस टाइम जो अवस्था उसकी थी, मतलब अंडजनन की, वो वही वैसी की वैसी रहती है। वहां पर कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता, एफएसएच एलएच बिल्कुल रिलीज नहीं होता। तो जहां पर वो रुकी हुई थी वहीं रुकी रहती है। लेकिन जब वो फीमेल चाइल्ड अपनी प्यूबर्टी पीरियड में पहुंचती है, यानी कि जब वो 10 या 12 साल की उम्र में पहुंचती है, तो जो प्रक्रिया जो म्योसिस फर्स्ट में रुकी थी, वो वहीं से एकदम स्टार्ट हो जाती है, और म्योसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरीके से हमारा बन जाता है सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जो बनता है वहां पर प्राइमरी oocyte से, तो जैसे मैंने बताया प्राइमरी oocyte में क्या होता है कि ग्रेनुलोसा बनता है तो प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, फिर वहां पर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और इस तरीके से जो सेकेंडरी oocyte बना, उसके ऊपर जो है वो और लेयर्स बन जाती हैं ग्रेनुलोसा की, और वो बन जाता है हमारा टर्शरी फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, टर्शरी फॉलिकल, या फिर एक नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये सब ओवरी में चल रहा है बेटा, ये सब, ठीक है। फीमेल चाइल्ड की कब चल रहा है, ये अब चल रहा है यहाँ पर जब बर्थ कर लिया उसने, उसके बाद में जब प्यूबर्टी पीरियड आया उसका, उस टाइम चल रहा है यहाँ पर, यानी कि अब अंडा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल बनेगा। टर्शरी फॉलिकल जो है यहाँ पर बन गया, उसको बोलेंगे हम ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल जब 14th डे आएगा, और ग्राफिन फॉलिकल क्या करेगा, यहाँ पर रप्चर होगा, और इस ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल आएगा। तो ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ये कहलाता है ओव्यूलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर हम अंडोत्सर्ग, ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन होता है, अंडा आ जाता है। अब इसके बाद में सेकेंडरी oocyte होता है। जब सेकेंडरी oocyte से फिर आगे चलकर क्या होता है, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनता है तो इसके साथ साथ एक पोलर बॉडी बनती है जिसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका फंक्शन क्या है ये हमें नहीं पता, अननोन होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte बनता है, उसके बाद में सेकेंडरी oocyte, फिर यहाँ पर म्योसिस सेकंड होती है। इसमें कब होती है, जब स्पर्म इससे आकर फ्यूज करता है। जब स्पर्म फ्यूज करेगा, इससे निषेचन करेगा, ठीक है, तब जाके म्योसिस सेकंड हो जाएगी, और म्योसिस सेकंड जैसे होगा तो यहाँ पर ये ओवम बन जाएगा इसका, ठीक है, ओवम बन जाएगा। और यहाँ पर बनेगा इसके साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी। क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पर 2 पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी, और इस तरीके से यहाँ पर ओवम ये बन जाता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि जब बर्थ से पहले मतलब उसमें मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद में जब वो जन्म लेती है तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं, और प्यूबर्टी पीरियड तक जो है करीब 60,000 से 80,000 के आसपास जो है वो वहां पर फॉलिकल्स बचते हैं। और वही फॉलिकल्स हर महीने 4-5 फॉलिकल उसमें से निकलते हैं, और वहीं से एक अंडा बनता है ना, हर महीने। तो और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ही वहां पर अंडा बनता है, हर महीने एक अंडा वहां पर बनता है। तो इस तरीके से जो है ना ये पूरे अंडजनन की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर 3 फेजेस हमने देखे थे, एक मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें माइटोसिस होती है, एक ग्रोथ फेज है जब इसमें ग्रोथ होती है, और बाकी जो तीसरी फेज है यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसको बोलते हैं यहाँ पर मैच्योरेशन फेज। इसको बोलेंगे हम बेटे मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो ये मैच्योरेशन फेज होता है। तो इस तरीके से ये अंडजनन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हुई। और ये बात देख लीजिए आप, यहाँ पर जो ओगोनियम था इसमें 46 क्रोमोसोम थे, यानी डिप्लॉइड स्टेज थी। लेकिन यहाँ पर जो ओवम बना है ये हैप्लॉइड स्टेज है इसकी, यानी कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे ये, एक स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन का, और एक oogenesis यानी कि अंडाणु जनन का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, कंप्लीट हुए। इसमें से चांसेस हैं बहुत आने के, इसके कोई से ना कोई से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इसमें। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।